नमस्कार। आज हम मानव शरीर की एक बहुत ही मूलभूत और सच कहूं तो अद्भुत प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे, मानव प्रजनन। जी। हमारे पास जो जानकारी है वो इस जटिल सफर के, आप कह सकते हैं, हर मोड़ पर रोशनी डालती है। बिल्कुल। तो हमारा मकसद है इस पूरी प्रक्रिया को समझना, मतलब कैसे जीवन की शुरुआत होती है, ये नर और मादा कोशिकाएं जिन्हें गैमीट्स कहते हैं वो कैसे बनती हैं, और फिर कैसे एक नए जीवन का जन्म होता है। चलिए इस रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। बिल्कुल। देखिए, मानव जो है वो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं और शिशु को जन्म देते हैं, यानी कि विविपेरस होते हैं। अच्छा। और ये पूरी प्रक्रिया कई अहम घटनाओं का, कहना चाहिए, एक सिलसिला है। तो शुरुआत कहाँ से होती है, मतलब पहला कदम क्या है? देखिए, सबसे पहले होता है गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस। हाँ, यानी पुरुषों में शुक्राणु, स्पर्म, और महिलाओं में अंडाणु, ओवम का बनना। फिर होता है इंसेमिनेशन, मतलब शुक्राणु का महिला के शरीर में पहुंचना। ठीक है। इसके बाद होता है फर्टिलाइजेशन, शुक्राणु और अंडाणु का मिलना, जिससे जाइगोट बनता है। जाइगोट। हाँ, फिर ये जाइगोट विकसित होकर ब्लास्टोसिस्ट बनता है और गर्भाशय की दीवार से जुड़ जाता है। उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन, ओके। फिर आता है जेस्टेशन, यानी गर्भ का विकास, और अंत में पार्ट्यूरेशन, यानी शिशु का जन्म। और ये सब यौवनारंभ, मतलब प्यूबर्टी के बाद ही होता है ना? जी हाँ, ये सारी घटनाएं प्यूबर्टी के बाद ही संभव होती हैं। अच्छा, मैंने सुना है कि पुरुषों में स्पर्म लगभग पूरी उम्र बनते रहते हैं, पर महिलाओं में ओवम एक खास उम्र के बाद बनना बंद हो जाते हैं। ये सही है? हाँ, ये एक बहुत बड़ा अंतर है। पुरुषों में स्पर्म निर्माण बुढ़ापे तक भी जारी रह सकता है, पर महिलाओं में ओवम बनने की प्रक्रिया लगभग 50 साल की उम्र के आसपास रुक जाती है। अच्छा, तो चलिए पहले पुरुष प्रजनन प्रणाली, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को थोड़ा समझते हैं। हाँ, जरूर। ये शरीर में कहाँ होती है और इसके मुख्य हिस्से क्या हैं? ये पेल्डू, मतलब पेल्विस क्षेत्र में होती है। इसमें मुख्य रूप से एक जोड़ी वृषण, टेस्टिस होते हैं। हाँ। कुछ सहायक नलिकाएं, एसेसरी डक्ट्स, ग्रंथियां, ग्लैंड्स, और बाहरी अंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल हैं। और ये टेस्टिस शरीर के बाहर क्यों होते हैं? हाँ, ये टेस्टिस उदर गुहा, एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक थैलीनुमा स्क्रोटम में स्थित होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि उनका तापमान शरीर से थोड़ा कम रहे। कितना कम? करीब 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम। और ये कम तापमान स्पर्मेटोजेनेसिस, यानी शुक्राणु बनने के लिए जरूरी है। अच्छा, ये तापमान का खेल है। बिल्कुल। हर वृषण के अंदर लगभग 250 छोटे हिस्से होते हैं। टेस्टिकुलर लॉब्यूल्स कहते हैं इनको। ओके। इनमें पतली नलिकाएं होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। असल में शुक्राणु यहीं बनते हैं। इन्हीं नलिकाओं में? जी। इन नलिकाओं में शुक्राणु बनाने वाली कोशिकाएं होती हैं, जिन्हें स्पर्मेटोगोनिया कहते हैं, और साथ में सर्टोली सेल्स होती हैं जो उन्हें पोषण देती हैं। पोषण देने वाली कोशिकाएं, सर्टोली सेल्स। ठीक है। और इन नलिकाओं के बाहर बीच बीच में लेडिग सेल्स होती हैं। ये पुरुषों वाले हार्मोन बनाती हैं, जिन्हें एंड्रोजेंस कहते हैं। अच्छा। एंड्रोजेंस। और वो जो सहायक नलिकाएं और ग्रंथियां थीं, उनका क्या काम है? हाँ, तो जो सहायक नलिकाएं हैं, जैसे रीटे टेस्टिस, वास साइफरेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डेफरेंस, ये शुक्राणुओं को वृषण से बाहर ले जाती हैं। और जो ग्रंथियां हैं, सेमिनल वेसिकल्स, प्रोस्टेट, बल्बोयूरिथ्रल ग्लैंड्स, इनके स्राव मिलकर सेमिनल प्लाज्मा बनाते हैं। सेमिनल प्लाज्मा? हाँ, ये तरल शुक्राणुओं के परिपक्वन, मैचुरेशन, और उनकी गतिशीलता, मोटिलिटी के लिए जरूरी है। ये शुक्राणु और सेमिनल प्लाज्मा मिलकर वीर्य, यानी सीमेन बनाते हैं, और पीनस बाहरी जननांग है। समझ गया। ठीक है, अब महिला प्रजनन प्रणाली, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं। इसमें क्या खास है? ये भी पेड़ू क्षेत्र में ही होती है। इसमें एक जोड़ी अंडाशय है। अंडाशय। एक जोड़ी डिंब वाहिनी, ओविडक्ट्स या फिलोपियन ट्यूब्स, गर्भाशय, यूट्रस, गर्भाशय ग्रीवा, सर्विक्स, योनि, विजाइना, और बाहरी अंग, एक्सटर्नल जेनिटेलिया शामिल है। अंडाशय का मुख्य काम क्या है? अंडाशय 2 मुख्य काम करते हैं। एक तो मादा गमीट यानी ओवम बनाना, और दूसरा स्टेरॉयड हार्मोन बनाना, जिन्हें ओवेरियन हार्मोन्स कहते हैं, जैसे ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। और ये फलोपियन ट्यूब्स, आपने कहा निषेचन, फर्टिलाइजेशन अक्सर यहीं होता है। जी हाँ। डिंब वाहिनी के अलग अलग हिस्से हैं। एक है इन्फंडिबुलम, जिसके किनारे झालर जैसे फिम्ब्रियाई होते हैं, जो अंडाणु को पकड़ने में मदद करते हैं।
फिर आता है चौड़ा हिस्सा एम्पिला, और यहीं आमतौर पर फर्टिलाइजेशन होता है। और फिर पतला हिस्सा इस्थमस, जो गर्भाशय से जुड़ता है। और गर्भाशय, जिसे बच्चेदानी भी कहते हैं, उसकी क्या भूमिका है? देखिए, गर्भाशय ही वो जगह है जहां भ्रूण का विकास होता है। इसकी दीवार में 3 परतें होती हैं, बाहरी पेरीमीट्रियम, बीच की मोटी मांसपेशीय परत मायोमीट्रियम। ये वही है जो प्रसव के समय संकुचित होती है? बिल्कुल, मायोमीट्रियम में ही प्रसव के दौरान संकुचन होते हैं। और सबसे अंदरूनी परत है एंडोमीट्रियम। एंडोमेट्रियम। हाँ, ये एंडोमीट्रियम मासिक धर्म चक्र के दौरान बदलती रहती है, और इसी परत में ब्लास्टोसिस्ट जुड़ता है, यानी इम्प्लांटेशन होता है। ठीक है। और बाहरी अंग? बाहरी अंगों में मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, हाइमन और क्लिटोरस शामिल हैं। यहाँ एक बात साफ करना जरूरी है कि हाइमन की उपस्थिति या अनुपस्थिति कौमार्य का कोई विश्वसनीय संकेतक नहीं है। हाँ ना, ये समझना जरूरी है। और स्तन ग्रंथियां, मैमरी ग्लैंड्स भी कार्यात्मक रूप से प्रजनन प्रणाली का हिस्सा हैं, जो बच्चे के जन्म के बाद दूध बनाने का काम करती हैं। अच्छा, अब आते हैं गैमेटोजेनेसिस पर। यह शुक्राणु और अंडाणु बनने की प्रक्रिया पुरुषों और महिलाओं में अलग कैसे है? आपने थोड़ा बताया था पहले। इसमें काफी अंतर है। पुरुषों में, जैसा हमने कहा, स्पर्मेटोजेनेसिस यौवनारंभ से शुरू होती है और लगभग लगातार चलती रहती है। इसमें अपरिपक्व कोशिकाएं स्पर्मेटोगोनिया अर्धसूत्री विभाजन मियोसिस से गुजरकर स्पर्मेटिड्स बनाती हैं, जो फिर परिपक्व होकर शुक्राणु स्पर्मेटोजोआ बन जाते हैं। और ये हार्मोन से नियंत्रित होता है? जी हाँ, इसमें GnRH, LH और FSH जैसे हार्मोन्स की भूमिका होती है। अब महिलाओं में देखिए, oogenesis यानी अंडाणु बनने की प्रक्रिया भ्रूण के विकास के दौरान ही शुरू हो जाती है। जन्म से पहले? हाँ, जन्म से पहले ही लाखों ओगोनिया बन जाते हैं, और जन्म के बाद कोई नए ओगोनिया नहीं बनते। ये कोशिकाएं मियोसिस आई शुरू तो करती हैं, लेकिन एक अवस्था में आकर रुक जाती हैं। इन्हें प्राइमरी oocytes कहते हैं। तो ये रुकी रहती हैं कब तक? यौवनारंभ तक। पुबर्टी के बाद हर महीने कुछ फॉलिकल्स, जिनमें ये oocytes होते हैं, विकसित होना शुरू होते हैं। उनमें से आमतौर पर एक प्राइमरी oocyte अपना मियोसिस 1 पूरा करता है, जिससे एक बड़ा सेकेंडरी oocyte बनता है और एक छोटी सी पोलो बॉडी। अच्छा। फिर ओव्यूलेशन होता है, जिसमें ये सेकेंडरी oocyte अंडाशय से बाहर निकलता है। और मियोसिस 2 वो कब होता है? मियोसिस 2 तभी पूरा होता है जब कोई शुक्राणु इस सेकेंडरी oocyte से मिलता है, यानी फर्टिलाइजेशन के समय। वाह, ये तो काफी अलग है पुरुषों से। जी, बिल्कुल अलग। और ये जो मासिक धर्म चक्र है, मेंस्ट्रुअल साइकिल, ये क्या है? इसका इससे क्या संबंध है? मेंस्ट्रुअल साइकिल महिला प्राइमेट्स में होने वाला प्रजनन चक्र है। ये पहले मासिक धर्म मेनार्के से शुरू होता है और रजोनिवृत्ति मेनोपॉज तक, जो लगभग 50 वर्ष की आयु में होती है, तब तक चलता है। हर महीने होता है ये? हाँ, औसतन हर 28 या 29 दिन में एक चक्र पूरा होता है। इसके कई चरण होते हैं। मेंस्ट्रुअल फेज में रक्तस्राव होता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो एंडोमेट्रियम टूट जाती है। अच्छा। फिर आता है फॉलिक्यूलर फेज, जिसमें अंडाशय में फॉलिकल विकसित होता है, ईस्ट्रोजन हार्मोन बनता है और एंडोमेट्रियम दोबारा बनने लगती है। फिर ओव्यूलेटरी फेज आता है, जिसमें LH हार्मोन के बढ़ने यानी LH सर्ज से ओव्यूलेशन होता है। ओव्यूलेशन यानी अंडाणु का बाहर निकलना। हाँ, और आखिर में आता है ल्यूटियल फेज। इसमें खाली फॉलिकल एक संरचना बनाता है, जिसे कॉर्पस ल्यूटियम कहते हैं। ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बनाता है, जो एंडोमेट्रियम को गर्भावस्था के लिए तैयार रखता है। और अगर गर्भावस्था हो जाए तो ये चक्र रुक जाता है, और अगर नहीं होती तो कॉर्पस ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, प्रोजेस्टेरॉन कम हो जाता है और एंडोमेट्रियम टूटकर फिर से मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। ये तो हार्मोन्स का बड़ा जटिल नियंत्रण लगता है। बिल्कुल। इसमें पिट्यूटरी ग्रंथि के हार्मोन FSH, LH और अंडाशय के हार्मोन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन का आपसी तालमेल होता है। और हाँ, मासिक धर्म के दौरान स्वच्छता बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। सही बात है। तो अब आते हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन पर। ये कैसे होता है? देखिए, संभोग कॉइटस के दौरान वीर्य सीमेन योनि में छोड़ा जाता है। ये हुआ इंसेमिनेशन। शुक्राणु गतिशील होते हैं। हाँ, उनमें मोटिलिटी होती है। बिल्कुल।
वो तैरते हुए गर्भाशय ग्रीवा सर्विक्स से होकर गर्भाशय में और फिर डिंबवाहिनी फिलोपियन ट्यूब तक पहुंचते हैं, खासकर उसके एम्प्यूला वाले हिस्से तक, जहां अंडाणु इंतजार कर रहा हो सकता है। हाँ, अगर ओव्यूलेशन हुआ है और अंडाणु उसी समय वहां मौजूद है तो फर्टिलाइजेशन हो सकता है। शुक्राणु का जो अगला हिस्सा होता है एक्रोसोम, उसमें एंजाइम होते हैं। अच्छा। वो एंजाइम अंडाणु की बाहरी परत ज़ोना पेल्यूसिडा को भेदने में मदद करते हैं। एक खास बात यह है कि जैसे ही एक शुक्राणु अंडाणु के अंदर पहुंचता है, कुछ ऐसे बदलाव होते हैं कि दूसरे शुक्राणु अंदर नहीं आ पाते। मतलब सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाता। जी हाँ, सिर्फ एक। और इसी समय सेकेंडरी oocyte अपना मियोसिस 2 पूरा करता है, जिससे एक परिपक्व अंडाणु यानी ooted और एक और पोलर बॉडी बनती है। फिर शुक्राणु और अंडाणु के केंद्रक आपस में मिलकर एक द्विगुणित डिप्लॉइड कोशिका बनाते हैं। यही है जाइगोट। और बच्चे का लिंग भी यहीं तय होता है? बिल्कुल। ये इस बात पर निर्भर करता है कि फर्टिलाइज करने वाले शुक्राणु में एक्स क्रोमोसोम था या वाई क्रोमोसोम। अंडाणु में तो हमेशा एक्स ही होता है, तो अगर XX मिला तो लड़की, XY मिला तो लड़का। यानी लिंग निर्धारण पूरी तरह से पिता के शुक्राणु पर निर्भर करता है। एकदम सही। अच्छा, तो ये जाइगोट बन गया, अब आगे क्या होता है? ये जाइगोट जैसे ही बनता है, इसमें तेजी से समसूत्री विभाजन शुरू हो जाते हैं, जिसे क्लीवेज कहते हैं। क्लीवेज? हाँ, इससे जो कोशिकाएं बनती हैं उन्हें ब्लास्टोमियर्स कहते हैं। 2, 4, 8, 16 कोशिकाएं। जब 8-16 ब्लास्टोमियर्स का ठोस गोला बन जाता है, उसे मॉर्यूला कहते हैं। मोरूला? हाँ, मॉर्यूला विभाजित होता रहता है और गर्भाशय की तरफ बढ़ता है। धीरे धीरे ये एक खोखली गेंद जैसी संरचना में बदल जाता है, जिसे ब्लास्टोसिस्ट कहते हैं। अच्छा, ब्लास्टोसिस्ट। ये ब्लास्टोसिस्ट गर्भाशय में पहुंचता है और वहां की दीवार यानी एंडोमीट्रियम में धंस जाता है या स्थापित हो जाता है। इसी प्रक्रिया को इम्प्लांटेशन कहते हैं। और इसी से गर्भावस्था शुरू होती है? जी हाँ, इम्प्लांटेशन सफल होने का मतलब है गर्भावस्था, प्रेगनेंसी की शुरुआत। तो अब गर्भावस्था, प्रेगनेंसी और शिशु जन्म, पार्टुरेशन के बारे में भी थोड़ा बताइए। देखिए, इम्प्लांटेशन के बाद भ्रूण, फीटस और मां के गर्भाशय के ऊतकों के बीच एक जुड़ाव बनता है, जिसे प्लेसेंटा कहते हैं। प्लेसेंटा, इसका क्या काम है? प्लेसेंटा मां और बढ़ते हुए भ्रूण के बीच एक तरह का पुल है। ये भ्रूण को मां के खून से पोषण और ऑक्सीजन पहुंचाता है और भ्रूण के अपशिष्ट पदार्थों को मां के खून में वापस भेजता है, ताकि वो शरीर से बाहर निकल सकें। ये तो बहुत जरूरी अंग हुआ। हाँ, और ये एक अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह भी काम करता है। ये कई हार्मोन बनाता है, जैसे HCG, HPL, ईस्ट्रोजेंस, प्रोजेस्टेजेंस, जो गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए जरूरी है। गर्भावस्था के दौरान मां के शरीर में कई दूसरे हार्मोन्स का स्तर भी बढ़ जाता है। और ये गर्भावस्था कितने समय चलती है? मानव में गर्भावस्था की अवधि, जिसे जेस्टेशन पीरियड कहते हैं, लगभग 9 महीने होती है। इन 9 महीनों में भ्रूण का विकास कैसे होता है? कुछ मुख्य पड़ाव? हाँ बिल्कुल, जैसे पहले महीने के अंत तक हृदय बन जाता है और धड़कना शुरू कर देता है। वाह। दूसरे महीने के अंत तक हाथ, पैर और उंगलियां विकसित हो जाती हैं। पहले 3 महीने यानी फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंत तक लगभग सभी प्रमुख अंग प्रणालियां बन चुकी होती हैं। अच्छा, 5वें महीने के आसपास भ्रूण की पहली हलचल महसूस होती है और सिर पर बाल भी उगने लगते हैं। दूसरे ट्राइमेस्टर के अंत तक यानी लगभग 24 हफ्तों तक पूरे शरीर पर महीन बाल आ जाते हैं, पलकें अलग हो जाती हैं और 9 महीने के अंत तक भ्रूण पूरी तरह से विकसित हो जाता है और जन्म के लिए तैयार होता है। और फिर जन्म की प्रक्रिया, पार्टुरेशन। प्रसव, पार्टुरेशन भी एक जटिल प्रक्रिया है। ये एक न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है, मतलब इसमें तंत्रिका तंत्र और हार्मोन दोनों शामिल हैं। कैसे? होता यह है कि पूरी तरह से विकसित भ्रूण और प्लेसेंटा से कुछ संकेत निकलते हैं, जिनसे मां के गर्भाशय में हल्के संकुचन शुरू होते हैं। ये संकुचन मां की पिट्यूटरी ग्रंथि को ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज करने के लिए प्रेरित करते हैं। ऑक्सीटोसिन? हाँ, ऑक्सीटोसिन गर्भाशय की मांसपेशियों मायोमेट्रियम पर काम करता है और उनमें और तेज संकुचन पैदा करता है। ये संकुचन फिर और ऑक्सीटोसिन रिलीज करवाते हैं। ये एक तरह का पॉजिटिव फीडबैक लूप बन जाता है, जिससे संकुचन बढ़ते जाते हैं। हाँ, संकुचन लगातार तेज और शक्तिशाली होते जाते हैं, जिससे अंततः शिशु का जन्म होता है। जन्म के बाद प्लेसेंटा भी गर्भाशय से बाहर निकल जाता है। और जन्म के बाद लैक्टेशन?
जी, गर्भावस्था के अंत तक स्तन ग्रंथियां दूध बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। जन्म के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक जो पीला गाढ़ा दूध निकलता है उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं। कोलोस्ट्रम। हाँ, ये बच्चे के लिए बहुत फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं जो नवजात शिशु को रोगों से लड़ने की क्षमता देती हैं। वाकई ये पूरी प्रक्रिया गैमीट बनने से लेकर फर्टिलाइजेशन, इम्प्लांटेशन, जेस्टेशन और फिर पार्ट्यूरेशन और लैक्टेशन तक प्रकृति का एक अद्भुत और कितना सटीक तालमेल दिखाती है। कैसे कोशिकाएं बनती हैं, हार्मोन सब कुछ इतने सही तरीके से नियंत्रित करते हैं और एक नया जीवन आकार लेता है। बिल्कुल, ये एक बेहद समन्वित और जटिल प्रक्रिया है। और यहाँ एक बात सोचने वाली है जिसका जिक्र आपने पहले भी किया था। कौन सी बात? यही कि वैज्ञानिक रूप से ये बिल्कुल साफ है कि बच्चे का लिंग पिता के शुक्राणु में मौजूद X या Y क्रोमोसोम से तय होता है। माँ का इसमें शारीरिक रूप से कोई योगदान नहीं है। हाँ, ये तो हमने अभी समझा। लेकिन फिर भी हमारे समाज में अक्सर देखा जाता है कि बेटियों को जन्म देने के लिए महिलाओं को दोषी ठहराया जाता है। ये दिखाता है कि कैसे वैज्ञानिक सच्चाई और गहरी बैठी सामाजिक धारणाओं में एक बड़ा फासला हो सकता है। ये वाकई बहुत जरूरी और विचारणीय मुद्दा है कि कैसे जानकारी होने के बावजूद पुरानी गलत धारणाएं बनी रहती हैं। इस बेहद दिलचस्प और ज्ञानवर्धक चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।